इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम शिंदे, मराठा समाज को आरक्षण देने पर सभी दल सहमत। तेस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत से रोक पर इनकार। बीजेपी की तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक शुरू, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता हुए मौजूद। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, इस महीने 100 रुपए से ज्यादा बढ़े दाम। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ने बढ़ाई टेंशन, AQI बहुत खराब कैटेगरी में। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक अकोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट परियोजना है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम शेख हसीना ने कहा है कि मैं हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है वह इससे पहले के दशकों में भी कभी नहीं हुआ था। खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने अब विकराल रूप ले लिया है। मराठा समुदाय के लोग इस मांग को लेकर हिंसक रवैया अपना रहे। ताजा मामला यह है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। मुंबई के कोलाबा में स्थित आकाशवाणी विधायक आवास के पास 2 अज्ञात लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज के लोग अपने नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री समेत नेताओं और मंत्रियों के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जिस आकाशवाणी आमदर निवास के बाहर मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, वहां अब पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। मंत्रालय के एंट्रेंस गेट्स के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। मंत्रालय में जाने वाले हर शख्स की आईडी तक चेक की जा रही। तो वही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुशर्रफ ने कहा है कि मंत्री बनने के बाद मुझे मुंबई में स्थायी निवास नहीं मिला। मैं किराए के घर में रहता हूं। मेरा स्टाफ और ड्राइवर एमएलए हॉस्टल में रहता था। आज सुबह मराठा समाज के लोग आए और उन्होंने मेरी कार में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में नहीं था। मुख्यमंत्री शिंदे बार बार कह रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हमारी पार्टी की भी कल मीटिंग हुई, जिसमें सभी ने एकमत से जल्दी मराठाओं को आरक्षण देने पर सहमति बनाई। तो वहीं मराठा समाज के लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू जेल से रिहा होने के बाद गुंटूर जिले के उद्दावली स्थित अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान परिवार वालों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें अस्थायी जमानत दी। इससे पहले बीते मंगलवार को जेल से रिहा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। हालांकि जेल से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तुरंत ही गुंटूर जिले के उंदावली स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। करीब 13 घंटे की लंबी यात्रा के बाद सुबह लगभग 6 बजे अपने घर पहुंचे, जहां परिवार के सदस्यों और पार्टी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। घर पहुंचने के बाद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना में भी शिरकत की। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर 4 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। नायडू की ओर से पेश वकीलों ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उन्हें मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए जमानत की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश में बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। गाजीपुर सिटी से आनंद विहार टर्मिनल जा रही सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज रेलवे जंक्शन के आउटपुट में पटरी से उतर गई। ट्रेन के अचानक पटरी से उतरते ही अंदर बैठे यात्री घबरा गए। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। प्रयागराज जंक्शन के आउटर पर यह हादसा मंगलवार रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ। इस दौरान ट्रेन का इंजन और उसके पीछे जनरेटर यानी कि पटरी से उतर गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय का कहना है कि गाजीपुर सिटी से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जा रही सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन के पास पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी लगते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से उतरते ही अंदर बैठे यात्री घबरा गए थे। हालांकि सभी यात्री अब सुरक्षित हैं और किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने निकल कर नहीं आई। इसके साथ ही रोज पर सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से किया जा रहा है। ये सुहेलदेव एक्सप्रेस है 22/433 गाजीपुर से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी। ये प्रयागराज जंक्शन से लगभग 8:45 बजे चली और इसके इंजन के 4 पहिए और उसके पीछे जनरेटर कार के 4 पहिए पटरी से उतरे, जिसको इस घटना के तत्काल कार्रवाई करते वरिष्ठ अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उत्तर मध्य रेलवे मंडल प्रयागराज मंडल में मुख्यालय के सभी अधिकारी और ट्रेन का जो पीछे की बोगी जिसमें सभी यात्री पूर्णतः सुरक्षित थे। किसी तरह का ना तो यात्रियों को ना ही रेल कर्मियों को किसी तरह की कोई भी हानि नहीं हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर रवाना होने जा रही। यात्रा के दौरान सीतारमण श्रीलंका में भारत मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए श्रीलंका सरकार के द्वारा सुगाता दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित नाम 200 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाषण देंगी। तो वही वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राजनीतिक दलों के अन्य आमंत्रित सदस्य और मलेशियाई तमिल कांग्रेस एक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, श्रीलंका के जल आपूर्ति और संपदा संरक्षण विकास मंत्री जीवन थोंडामन, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वही 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे के दौरान सीतारमण रानिला विक्रमसिंघे और दिनेश गुणवर्धने के साथ बैठक करेंगी। तो वही वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वह श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण के लिए समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान की गवाह भी बनेंगी। ठंड की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही। दिल्ली की हवा अक्टूबर से लगातार खराब स्थिति में। सफर की ओर से दिल्ली में बुधवार यानी कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में। इससे पहले सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया था। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में होने की वजह से कर्तव्य पथ पर हल्की धुंध छाई हुई है। सुबह की सैर करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि अक्टूबर के बाद से हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। शहर में शरद के दौरान प्रदूषण के कारण मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। बता दें कि दिल्ली में इस बार का अक्टूबर महीना पिछले 3 सालों में सबसे प्रदूषित रहा है। सामान्य बारिश न होने की वजह से भी लोगों को ज्यादा एयर पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राजधानी में गंभीर प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रैब 2 लागू करने का फैसला लिया। इसका मकसद दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाना है। अब दिल्ली में रहने वाले और राजधानी से अपने वाहनों से गुजरने वाले लोगों को ग्रैब 2 के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि ग्रैब 2 के प्रावधान लागू होने के बाद 1 नवंबर से दिल्ली में अन्य राज्यों की डीजल बसें एंट्री नहीं कर पाएंगी। एप्पल की ओर से अलर्ट आने के बाद से ही विपक्ष केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही। दरअसल मंगलवार 31 अक्टूबर को प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा समेत विपक्ष के कई नेताओं के पास एप्पल की ओर से अलर्ट आया कि उनके फोन को हैक किया जा सकता है। इसके बाद तमाम नेताओं ने मोदी सरकार को घेरना शुरू किया। एप्पल की तरफ से अलर्ट आने के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। चेन्नई में एक कार्यक्रम में सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार आईटी, ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही। वो फोन भी टैप करते हैं। विपक्षी नेताओं की शिकायत के बाद उन्होंने एप्पल मोबाइल कंपनी को भी धमकी दी। उन्होंने आगे कहा कि हमने सुना है कि भाजपा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हारने वाली।
मैं आप सभी से अपील करता हूं इस साथ में मिलकर काम करें और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाए। एप्पल द्वारा अलर्ट जाने के बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार से एक बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा है ये पूछते हुए यह अलर्ट केवल विपक्षी नेताओं को ही क्यों आया। मीडिया से बात करते हुए आरजेडी सांसद ने यह कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। सरकार की तरफ से मंत्रियों ने जो भी इस मुद्दे पर बात की है वह बहुत ही कमजोर तर्क था। रेलवे लगातार सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेनें लेकर आया और अब वंदे साधारण एक्सप्रेस लेकर आ रहा है। देश में प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में वंदे भारत ट्रेन का स्थान पहला है। देश में जब वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई तब से काफी लोग वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करना पसंद करते हैं। अब जल्दी देश में वंदे साधारण एक्सप्रेस भी यात्रा के लिए लोगों को एक और किफायती विकल्प प्रदान करेगी। बताते चले कि वंदे साधारण एक्सप्रेस का परीक्षण जल्दी मुंबई में शुरू किया जाएगा। मुंबई पहुंचने से पहले यह ट्रेन मुंबई के मजगांव इलाके में पहुंची और यहीं से अब इस ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन लोगों के लिए काफी किफायती होगी। इस ट्रेन का किराया इसके नाम से ही इसकी ही तरह साधारण होगा। इस ट्रेन का किराया कम होगा और वंदे भारत की ही तरह यह ट्रेन भी सेमी हाई स्पीड की होगी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में भी वंदे भारत की तरह स्वचालित दरवाजे होंगे और ट्रेन 22 कोच की होगी। वंदे साधारण एक्सप्रेस LHB नॉन AC 3 टियर स्लीपर ट्रेन होगी। इसके साथ इस ट्रेन में वंदे भारत जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन का एक रूट मुंबई दिल्ली हो सकता है। जल्द इस ट्रेन का आधिकारिक तौर पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। बता दें कि 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 सच का उपयोग करने वाली सेवाओं को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन की पहली सेवा 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को बैठाने के लिए चेयर कार या एग्जीक्यूटिव चेयर कार का विकल्प होता है। आराम और सुविधा के लिए इसे एयरलाइन शैली जैसे एडजस्टेबल सीटें होती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने नगर निगम के करीब 5000 कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब तक उनकी सरकार ने 6000 से भी अधिक सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है। इस ऐलान के बाद उन्होंने भाजपा पर हमला भी किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि कल नगर निगम के सदन की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में एक प्रस्ताव पेश करते हुए यह मंजूरी दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जनवरी में नगर निगम में हमारी सरकार बनी थी, तब से लेकर अभी तक 6494 सफाई कर्मचारियों को हम पक्का कर चुके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक नगर निगम में भाजपा की सरकार थी जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार होता था। हम सुनते थे कि सफाई कर्मचारियों को 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मगर पिछले 10 महीनों में हमने कई गलत चीजों को रोका है, जिसके बाद अब सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने लगा है। आज आप लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए मैं आया हूँ। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। कच्चे कर्मचारी मतलब जिनकी नौकरी का कुछ नहीं पता, आज बुलाते हैं काम पे, कल नहीं बुलाते काम पे, महीने में 15 दिन बुलाएंगे कि 20 दिन बुलाएंगे इसका नहीं पता, छुट्टियों का नहीं पता, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। तरह तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सफाई कर्मचारियों की हमेशा मांग रहती थी कि उन्हें पक्का किया जाए। उस प्रक्रिया को अब हमने आगे बढ़ाया है। हमारा आपको वादा था कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जब से ये ऐलान किया है बहुत सफाई कर्मचारी बहुत खुश हैं। मेरे पास कल से ढेरों फ़ोन आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों की, उनको पक्का किया गया है। पंजाब में भी जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर हमने 30,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है। हम
कच्चे कर्मचारियों का मतलब होता है उनका शोषण। जब भी हमें जिस भी सरकार में मौका मिलेगा, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये कच्चे वाला सिस्टम भी धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। भारतीय नौसेना को फिर एक बार एक बड़ी कामयाबी मिली। नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में वॉरशिप से ब्रह्मोस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बता दें कि भारतीय नौसेना ने आर्चरी के विध्वंसक जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा है। इससे पहले भी उन्होंने कई क्षमता और रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज को फायर किया था। इस बार परिचालन तैयारियों के कारण भारतीय नौसेना फायरिंग के दौरान ब्रह्मोस के सभी मापदंडों तक सफलतापूर्वक पहुंच गई। ये फायरिंग भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के बंगाल की खाड़ी में हुई। इसे चीनी नौसेना के लिए जवाब माना जा रहा है। तो वहीं पर आर्चरी के विध्वंसक जहाज और उसके शक्तिशाली हथियार दोनों स्वदेशी हैं और आत्मनिर्भरता और समुद्र में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का एक और चमत्कार प्रतीक है। बता दें कि यह नीले पानी पर हावी है और विरोधी विशेषकर चीनी पीएलए नौसेना के सभी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। तो वहीं पर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी के अनुसार यह एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। इन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या लैंड प्लेटफॉर्मों से 2.8 मैक की गति या लगभग 3 गुना गति के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो वहीं पर भारत, फिलीपींस और अन्य कुछ देशों के ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। इसके साथ ही नौसेना ने अपनी विस्तारित रेंज क्षमता का भी परीक्षण किया है। इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।